हे गाइस। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया की जो चेंजिंग रिलेशनशिप है और जो जियो पॉलिटिकल शिफ्ट है जो आज के टाइम में हम देख रहे हैं। और आज के टाइम में वो किस कंट्री की तरफ ज्यादा अलाइन होता जा रहा है और किस कंट्री से दूर होता जा रहा है और ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से ये हो रहा है। ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे आज। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मेरे बारे में। मेरा नाम है अक्षय ठाकुर और आई एम अ बीटेक इंजीनियर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज जो हम इश्यूज जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें कोल्ड वॉर के टाइम से लेकर के हम नॉन अलाइंग मूवमेंट का फॉर्मेशन देखेंगे और नॉन अलाइंग मूवमेंट का जो रेलिवेंस था वो कब डिक्लाइन हुआ और क्यों डिक्लाइन हुआ ये डिस्कस करेंगे। और इंडिया का जो करंट स्टैंड है नॉन अलाइंग मूवमेंट में, नॉन अलाइंग मूवमेंट की जो कंट्रीज है उनके सामने इंडिया का क्या स्टैंड है और इंडिया रशिया के क्या रिलेशन है आज के टाइम में और क्या कंडीशन है जिसकी वजह से आज के टाइम में जो इंडिया है वो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ ज्यादा अलाइन होता जा रहा है। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो देयर इज अ क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना देना है। और अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप ही मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कोल्ड वॉर का जो टाइम था वो किस किस कंट्रीज के बीच में था। ऑब्वियसली कोल्ड वॉर में जो टसल जो था वो ऑब्वियसली दो कंट्रीज के बीच में था, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। तो यूएसएसआर, और अगर अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो यूएसएसआर ज्यादा पावरफुल था यूएसए से। तो उस टाइम पे जो था दोनों के बीच में था। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो उस टाइम पे हो क्या रहा था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्यों शुरू हुआ। उस टाइम पे हुआ ये था कि जो कंट्रीज थी कि वो या तो यूएसए की तरफ अलाइन हो रही थी या तो यूएसएसआर की तरफ अलाइन हो रही थी। तो जो जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाली कंट्रीज थी उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम किसी एक कंट्री की तरफ अलाइन नहीं होंगे, क्योंकि दिस विल लीड टू अ जनरेशन ऑफ द, मतलब वॉर में क्या होता है, वॉर जब जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो क्या होता है उसमें एक मतलब दो कंट्रीज का ग्रुप बन जाता है और फिर उन्हीं के बीच वॉर हो जाती है। तो इस तरीके से अगर अलाइनमेंट होगा तो ऑब्वियसली फिर दोबारा वॉर वाली सिचुएशन आ जाएगी, मतलब वॉर वाली सिचुएशन आ जाती है। तो इसीलिए इस चीज को मतलब ना फेवर करते हुए नॉन अलाइंग मूवमेंट की कंट्रीज का एक ग्रुप बना था। तो नॉन अलाइंग मूवमेंट की कंट्रीज का जो ग्रुप बना था उनका मेन मोटो यही था कि वो क्या क्या अपोज करते थे। वो लोग अपोज करते थे, एक तो एक तो डिकोलोनाइजेशन अपोज करते थे, यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को मतलब प्रपोज करते थे वो लोग, और डीकोलोनाइजेशन को प्रपोज करते थे। मतलब जो उस टाइम पे हमें पता ही है कि वेस्टर्न कंट्रीज का जो था वो कॉलोनाइजेशन हो रखा था, जस्ट कंट्रीज आजाद होती हो रही थी उस टाइम पे। तो और जो कोल्ड वॉर का टाइम जो था उस टाइम पे ऑब्वियसली यूएसए और यूएसएसआर उन दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन थे। तो ये नॉन अलाइंग मूवमेंट की जो कंट्रीज थी वो प्रपोज करती थी कि मतलब न्यूक्लियर आर्मामेंट को, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए, न्यूक्लियर आर्मामेंट के ऊपर टसल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑब्वियसली पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक थ्रेट है। तो ये जो है हमारा, हम देख सकते हैं कि इसमें जितने भी इंडिगो कलर में जितनी भी कंट्रीज हैं ये हमारी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कंट्रीज, नॉन अलाइंग मूवमेंट जो है उसकी मेंबर कंट्रीज है। और जो लाइट ब्लू कलर में है वो ऑब्जर्वर कंट्रीज है। तो हम देख सकते हैं कि चाइना जो है वो एक ऑब्जर्वर कंट्री है और इंडिया जो है वो एक मेंबर है। और ये भी हमें पता होना चाहिए इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द नॉन अलाइंग मूवमेंट कंट्रीज। तो इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था नॉन अलाइंग मूवमेंट कंट्रीज की, नॉन अलाइंग मूवमेंट ग्रुप को फाउंड करने में। तो इंडिया भी था, अफगानिस्तान भी था उस टाइम फाउंडिंग मेंबर में, इंडिया, अफगानिस्तान, नेपाल एंड जितने भी सब कॉन्टिनेंट कंट्री, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स की जितनी भी कंट्रीज है, तो ये सारी कंट्रीज थी। उस टाइम बांग्लादेश तो था नहीं, तो बांग्लादेश तो था नहीं उस टाइम पे। तो नॉन अलाइनमेंट की फॉरेन पॉलिसीज क्या है वो डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो डिक्लाइन कब हुआ था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। तो डिक्लाइन, इसका रेलेवेंस कब डिक्लाइन हुआ था, जब 1991 में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। उस इवेंट का नाम क्या था, उस इवेंट को कहते क्या हम लोग, उस इवेंट को कहते हैं यूएसएसआर का, जो यूएसएसआर जब टूट गया था छोटी छोटी कंट्रीज में और रशिया का जब जन्म हुआ था, तो उस टाइम पे यूएसएसआर की पावर घट गई थी। तो ऑब्वियसली अब पहले दो पावर थी, अब एक ही पावर बची वर्ल्ड में, यूएसए। तो ऑब्वियसली नॉन अलाइंग मूवमेंट इन दोनों को अपोज करता था कि मतलब किसी की तरफ अलाइंग नहीं होंगे। अब एक ही पावर बची है पूरी दुनिया में। तो अब उसके बाद फिर नॉन अलाइंग मूवमेंट का कोई रेलेवेंस रहा ही नहीं, क्योंकि रशिया के पास उतनी पावर थी नहीं, तो उसके साथ अलाइनमेंट और रखना मतलब
था, लेकिन उतना उतना रेलेवेंस था नहीं इसका, तो इसलिए उसका रेलेवेंस घटता गया। तब वर्ल्ड ने मल्टीपोलर डिप्लोमेसी को फॉलो किया, मल्टीपोलर डिप्लोमेसी को, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि नॉन अलाइंग मूवमेंट का जो स्टैंड था इंडिया का, वो कहाँ था और आज के टाइम पे कहाँ है। तो हम देख सकते हैं कि जो हर साल नॉन अलाइंग मूवमेंट की मीटिंग होती है, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मीटिंग को अटेंड करते हैं, लेकिन आज के टाइम में हमने देखा है कि 2018-2019 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग को अटेंड नहीं की थी। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि इंडिया नॉन अलाइंग मूवमेंट से दूर होता जा रहा है। लेकिन 2020 में प्राइम मिनिस्टर ने अटेंड की मीटिंग, वर्चुअल समिट जब हुई थी मई 2020 में, तब उन्होंने अटेंड की और उन्होंने एड्रेस भी किया। तो उसमें ऑब्वियसली ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम देख रहे हैं कि दोबारा दो पोल जनरेट हो रहे हैं। जिस तरीके से पहले यूएसए और यूएसएसआर था, आज के टाइम में दो पोल दोबारा जनरेट हो रहे हैं पावर के। वो दो पोल कौन से हैं? एक तो यूएसए है और दूसरा चाइना है। तो ऑब्वियसली दोबारा दो पोल जनरेट हो रहे हैं, दोबारा अलाइनमेंट होता जा रहा है कंट्रीज का। तो इस चीज को अपोज करने के लिए नॉन अलाइंग मूवमेंट का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है, और यही चीज एड्रेस की थी प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। तो इंडिया जो है वो आज के टाइम में एक क्वेश्चन उठता है कि मल्टीपोलर से कहीं वो यूनिपोलर की तरफ तो नहीं बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो अलाइन होता जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ, ज्यादा अलाइन होता जा रहा है। क्योंकि इंडिया ने अभी, हम देख सकते हैं कि अभी इंडिया ने तीन मेजर डिफेंस एग्रीमेंट्स जो हैं, बेका, कोमकासा और लेमोआ, वो साइन किए हैं। ये तीन मेजर एग्रीमेंट्स किसी भी ऐसी कंट्री के साथ साइन नहीं करता यूएसए, मतलब जिनके साथ बहुत अच्छे डिफेंस एग्रीमेंट, मतलब डिफेंस पार्टनरशिप होती है, उन्हीं के साथ ये एग्रीमेंट साइन होते हैं। तो बेका, लेमोआ और कोमकासा इंडिया के साथ इसीलिए साइन किया है क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया में ट्रस्ट बिल्ड कर चुका है यूएसए। तो ये चीज जो है, इस चीज से क्वेश्चन उठता है कि क्या इंडिया मल्टीपोलर से यूनिपोलर इन्वायरमेंट की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंडिया रशिया का रिलेशन। तो इंडिया रशिया का रिलेशन हम देख सकते हैं कि इंडिया जो, ऑब्वियसली हमें पता ही है कि इंडिया जो है बहुत बड़ा इंपोर्टर था वेपन्स का, और रशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जब इंडियन मार्केट की बात आती है तो लेकिन इस बार हमने ये चीज हमने ऑब्जर्व की है कि कुछ सालों से कि इंडिया अब धीरे धीरे करके अपनी इंपोर्ट घटाता जा रहा है। प्लस हमने ये चीज भी देखी है कि इस साल पहली बार 20 साल में पहली बार इंडिया रशिया का एनुअल समिट जो होना था, वो पहली बार पोस्टपोन्ड किया गया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने जो बयान दिया है उसके हिसाब से इसलिए किया गया है क्योंकि कोविड-19 है, तो इसलिए वर्चुअल समिट नहीं हो पाएगी, मतलब समिट नहीं हो पाएगी। लेकिन वर्चुअल समिट हो सकती थी, लेकिन वो नहीं हुई। तो जो सरकार ने जो बयान दिया है कोविड-19 का, वो ऑब्वियसली नहीं माना जा सकता। लेकिन इसके पीछे दो रीजन हम लोग स्पेकुलेशंस करके जान सकते हैं, मतलब स्पेकुलेशन कर सकते हैं कि दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये हो सकता है कि या तो रशिया ज्यादा खुश नहीं है क्वाड कंट्री के साथ जो अलाइनमेंट है, तो इंडिया मतलब कन्विंस करना चाहता है, क्योंकि इंडिया का जो बातचीत चल रही थी, न्यूज में ये चीज आ रही थी काफी दिनों से कि इंडिया जो है वो रशिया के साथ और वियतनाम के साथ एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन करने वाला था। लॉजिस्टिक एग्रीमेंट का मतलब है कि इंडिया के जो नेवल बेसिस है वो रशिया यूज कर सकता है, और रशिया के जो नेवल बेसिस है वो इंडिया यूज कर सकता है। तो इस चीज की बात चलने वाली थी, और ये स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे कि इस समिट में वो एग्रीमेंट साइन हो जाएगा इंडिया रशिया के बीच में, लेकिन ये पोस्टपोन कर दिया गया है। तो यानी कि कुछ हुआ है बैकडोर में। और प्लस रशिया जो है वो क्वाड कंट्रीज का जो है एनवायरनमेंट उसको फेवर नहीं करता। तो अब ऐसा क्या हुआ कि मतलब इंडिया को वेस्ट की तरफ ज्यादा अलाइन होना पड़ गया। तो इंडिया चाइना का, ऑब्वियसली पता ही है, इंडिया चाइना का जो स्टैंड ऑफ हुआ था, उसके बाद से जो इंडिया ने जो है मतलब स्टेप्स उठाने शुरू कर दिए चाइना के खिलाफ, और जरूरी भी था ये। पता नहीं क्यों इतने सालों से इंडिया चुप था, लेकिन देर भला, लेकिन देर देर से ही सही, लेकिन कोई बात नहीं। तो अब उसके बाद फिर वाई रशिया विल ऑलवेज टेक अ न्यूट्रल स्टैंड ऑन इंडिया चाइना क्लासेस, क्योंकि अब दूसरी बात यह है कि वेस्ट की तरफ इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि रशिया जो हमारा मतलब फ्रेंड था, वो एक तरीके से काटसा लगने के बाद उसकी वैसी इकोनॉमी क्रम्बल हो रखी थी, और जब से यूएसए ने काटसा लगाया उसके ऊपर, उसके बाद से ही उसकी जो इकोनॉमी है वो और ज्यादा क्रम्बल हो गई। तो वो ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन क्या है रशिया के पास, यूएसए के पास सेकंड ऑप्शन क्या है? चाइना। तो वो ज्यादा अलाइन हो गया चाइना की तरफ, तो ऑब्वियसली वो चाइना को ज्यादा प्रेफर करेगा इंडिया के ऊपर। तो इसीलिए इंडिया को अब अलाइन होना पड़ रहा है यूएसए की तरफ। तो
और प्लस जो ये हम देख सकते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है जिसमें मेंशन किया गया कि ये रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने एक बयान दिया था कि वेस्ट हैज द पॉलिसी टू एंगेज इंडिया इन द एंटी चाइना गेम्स। तो ऐसे बयान जब आ रहे हैं तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि रशिया खुश नहीं है हमारा अलाइनमेंट। लेकिन इंडिया पहले कह चुका है कि इंडिया का इंडिपेंडेंट डिप्लोमेसी है, इंडिया मल्टीपोलर डिप्लोमेसी को फॉलो करता है। वो यूएसए के साथ भी रखना चाहता है रिलेशन, एट द सेम टाइम वो रशिया के साथ भी रिलेशन रखना चाहता है। तो ये चीज है। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल टेक द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके साथ इंडिया का कोई भी लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। ऑप्शन है आपके जापान, यूएसए, रशिया या फ्रांस। तो कमेंट करके बताना। और इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज करना, थोड़ा सोचना कि किस कंट्री के साथ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट नहीं है और किस कंट्री के साथ है आज के टाइम में। इससे आपको समझ में आ जाएगी कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ज्यादा अलाइन होता जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब जो पहली कंट्रीज थी उनके साथ थे अलाइन, लेकिन अब आज के टाइम में कौन सी कंट्री के साथ ज्यादा अलाइन होता जा रहा है वो आपको इसे समझ में आ जाएगा। तो प्लीज कमेंट करना नीचे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, दिस इज अक्षय ठाकुर, बाय बाय।